हाँ देखिए जरा, सभी लोग समझने का प्रयास करिए। आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाएंगे। सबसे पहले विजन एंगल, दर्शन कोण। दर्शन कोण, विजन एंगल, ध्यान दीजिएगा क्या होता है दर्शन कोण। देखो बच्चों, किसी भी व्यक्ति को कम से कम 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्टतया दिखाई देती हैं और इस दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के नेत्रों से स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी पर कोई वस्तु रखी हो, माने वस्तु हमारे नेत्रों से कितनी दूरी पर हो, और वस्तु के दो सिरे, एक ऊपर वाला है एक निचला है। नीचे वाले सिरे से एक रेखा खींचो, आंख तक मिला दो, ऊपर वाले सिरे से एक रेखा खींचो, आंख तक मिला दो। तो इसका मतलब वस्तु यह कोण बना रही है नेत्र पर, और यह जो भी कोण बनाएगी नेत्र पर, उसी कोण को दर्शन कोण या विजन एंगल बोलते हैं। तो अब आप समझ गए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यह कोई एक वस्तु हो AB, और अगर ये नेत्र से, यहां नेत्र मान लो I, D दूरी पर रखी हो, रोली कितनी दूरी पर? D माने स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। वैसे इसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों? इधर क्लियर। तो यदि नेत्रों से स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, ध्यान दीजिएगा जरा, यह हमारी नेत्र है, नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, सारी परिभाषा चित्र में बनी हुई है। ये ई मतलब क्या है शिवांशु? नेत्र। रोली देखो, यहाँ नेत्र है, नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या रखी हुई है? तो वस्तु का ये ऊपरी सिरा या निचला सिरा, निचले सिरे को आंख से मिला दिए, ऊपरी सिरे को आंख से मिला दे। इसका मतलब वस्तु या नेत्र पर कोण बना रही है, और ये जो भी कोण बनाती है उसे अल्फा से लिखते हैं, और इसी कोण को विजन एंगल या दर्शन कोण कहते हैं। समझ आया कि नहीं? ध्यान से समझो, बड़ी ऊंची बात बता रहे हैं। अनुज तुम भी जान गए अभी तक क्या बता दिए हम? स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु, ये जो है, द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। यदि कोई वस्तु नेत्र से D दूरी पर हो, माने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, माने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो वह वस्तु नेत्र पर जो भी कोण बनाएगी उसी कोण को हम क्या कहेंगे? किस अक्षर से लिखेंगे? एक और बात, चित्र देखो समझ में आ जाएगी। अगर ये वस्तु छोटी है तो ये कोण भी छोटा बनेगा, और अगर ये वस्तु बड़ी होती तो कोण बना बनता। माने छोटी वस्तुएं नेत्र पर छोटा दर्शन कोण बनाती है, और बड़ी वस्तुएं ऐसे एक और चीज। इसका मतलब आप जो है, अगर हम कहें कि रामलाल और श्यामलाल दो वस्तु है, रामलाल नेत्रों पर 30 अंश का दर्शन कोण बना रहा है, और श्यामललवा नेत्र पर 40 अंश का दर्शन कोण बना रहा है। तुरंत टाइट भौकाल, श्यामललवा ज्यादा दर्शन कोण बना रहा है, मीन श्यामललवा इज लंबा देन रमललवा, माने श्यामललवा जो है रमललवा से बड़ा है। तो कहने का मतलब दर्शन कोण के आधार पर पता लगा सके हैं कौन वस्तु बड़ी है, कौन वस्तु छोटी। वस्तुएं दर्शन कोण हमेशा छोटा बनाती हैं, और बड़ी वस्तुएं दर्शन कोण हमेशा। तो बात समझ में आई? क्लियर हो गया? नेत्रों से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुओं द्वारा
नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। किस अक्षर से लिखे हैं? पक्का? और छोटी वस्तुएं दर्शन कोण छोटा बनाएंगी, बड़ी वस्तुएं दर्शन कोण क्लियर? इतना समझ में आया बेटा? हंसते हुए समझो। नेत्रों से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। किस अक्षर से लिखा जाता है बेटा? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज और समझो, इन सब की बेटा जरूरत है हमें, इसलिए इन्हें बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जरा। बीटा कोण, अनुराग कौन कौन? जान लीजिए क्या है। अल्फा तो जान लिए, बीटा क्या है। देखो ध्यान सुनना, अगर हमारे नेत्रों के सामने वस्तु ना हो, डायरेक्ट वस्तु ना हो, कोई यंत्र रखा हो, अगर सुमित नेत्र के सामने कोई प्रकाशिक के यंत्र हो, मतलब जैसे हम सूर्यदर्शन लगा लिए हुई, दूरदर्शी लगा ली हुई, या चपना लगा ली हुई, तो नेत्रों के सामने क्या आ गया है? प्रकाशिक यंत्र। और ओकरे बाद वस्तु धरी, तो अब वस्तु के सामने हो गए प्रकाशिक यंत्र के। प्रकाशिक यंत्र है तो देखा चपना लगाई हुई है और या सामने वस्तु धरी है, तो ये वस्तु किसके सामने है? प्रकाशिक यंत्र के। तो प्रकाशिक यंत्र क्या करेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, बनाएगा ना। और ये जो प्रतिबिंबवा है, अगर ये आखिर कोण बनवाए तो ये कहा जाता बीटा कोण। मतलब ये आपकी जो है, अगर नेत्र है, नेत्र के सामने ये क्या आ गया? प्रकाशिक यंत्र। और अब क्या रख दिए हम इसके सामने? तो इस वस्तु का प्रकाशिक यंत्र द्वारा, जैसे यहां किरणें आएंगी और ये ऐसे प्रतिबिंब बना देगा। ये क्या बनाएगा? कब कब प्रकाशिक यंत्र में दो लेंस लगा रहा था, तो एक का प्रतिबिंब बना, एक का प्रतिबिंब कुछ और बच जाता। तो हम यह कहा भाई अंतिम प्रतिबिंब, आखिरी वाला जो बना, इन नेत्र पे जौन कोण बनवाए, यही कोण के क्या कहा जाता है? बीटा कोण। अब समझ में आए कि ना? अब परिभाषा चलो पढ़ा जाए, मजा आए। प्रकाशिक यंत्र के द्वारा किसी वस्तु के बने अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण। इधर क्लियर? कौनो मास्टर पैदा ना बाबा प्रतापगढ़ में यह परिभाषा समझाए के तोड़ तोड़ के रटाए थे। अर्जुन सर आए एकदम घमंड के बात करते ही मान लिया, ऐसे तोड़ तोड़ रटाई नहीं पाइए, खुद ही ना क्लियर रहा है जैसे हम क्लियर करा होता है। फिर से समझा, प्रकाशिक यंत्रों के द्वारा वस्तु के बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण। फोटोइया दिमाग में बैठ गए कि नेत्र है, सामने यंत्र है, वस्तु है, वस्तुइया के फोटो बनी, फोटोइया आखिर कोण बने, वह बीटा कोण। समझ में आया? प्रकाशिक यंत्रों के द्वारा वस्तु के बने अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण। ये सब अवकाल क्यों मार रहे हैं? क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमको अल्फा और बीटा की परिभाषा नहीं देनी है। हमसे बेटा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप निबंध लिखते हो, तो निबंध में सबसे पहले हेडिंग डाला जाता, लिखो पहले हेडिंग डाला जाता है रूपरेखा या पॉइंट्स, माने जैसे उसमें कौन कौन पॉइंट पर वर्णन है, प्रस्तावना, मनाने का समय, मनाने का कारण, मनाने से लाभ, मनाने से हानि, उपसंहार, पॉइंट बना बना के वर्णन करते हो ना। तो वैसे यहाँ इस चैप्टर में मैं प्रकाशिक यंत्रों का वर्णन करूंगा। भगवान कसम, सूक्ष्मदर्शी को वर्णन करेंगे, दूरदर्शी को वर्णन करेंगे, दो सूक्ष्मदर्शी समझाएंगे, चुटकियों दो दूरदर्शी समझाएंगे। तो जब सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी समझाएंगे तो हर प्रकाशिक यंत्र का समझाते समय वर्णन 3 पॉइंटों में होगा। पहले रचना बताएंगे, फिर किरण आरेख क्रिया विधि, और फिर आवर्धन क्षमता बताएंगे। कई पॉइंट बताएंगे? कौन कौन? रचना कैसे उपकरणवा बनावा, क्रिया विधि कैसे वो फोटोइया बनाता है, और फिर आवर्धन क्षमता
तो ये जो तीसरा पॉइंट है, रियली आप इसको हाई स्कूल में भी पढ़े थे, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, लेकिन हाई स्कूल में जो आवर्धन क्षमता रहती थी वो केवल सूत्र आपको रटा दिया गया था, लेकिन यहाँ इंटर में उन सूत्रों को डिराइव करना पड़ेगा। और आवर्धन क्षमता है क्या, इसे समझाने के लिए इतना लंबा लंतरानी मारे कि आप आवर्धन क्षमता समझ जाओ। ठीक है, क्या समझ जाओ? अब समझ जाओगे। तो आवर्धन क्षमता जरूरी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बिना आवर्धन क्षमता के किसी प्रकाशिक अंक का वर्णन नहीं हो सकता। हर प्रकाशिक अंक के वर्णन में रचना क्रिया विधि प्लस आवर्धन क्षमता। और इंटर में कौन चीज विशेष क्या? आवर्धन क्षमता। बाकी हाई स्कूल पढ़े या रचना क्रिया विधि, उन्हें बताओ दिक्कत ना होए, आवर्धन क्षमता में कठिनाई बने। चलो हिंदी में लपेटा था। आवर्धन क्षमता, ध्यान दीजिएगा क्या है, आज मैं रटा ही दूंगा, इसको जान लो तुम लोग। आज न रटा दिया तो बेइज्जती है मेरी। मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। और सुनेशा जी अगर समझा देंगे तभी तो डेरिवेशन मस्त हो पाएगा। जान लो, समझा दें। आवर्धन क्षमता हमको सूक्ष्मदर्शी में भी पढ़ना है, दूरदर्शी में भी पढ़ना है। अंग्रेजी है मैग्नीफाइंग पावर, तो इसलिए इसको यम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? बता दूं, यम बराबर सूत्र होता है बीटवा बटे अल्फवा। अब लोग समझ गए आवर्धन क्षमता। ये भी पकड़ लिए आप लोग कि काहे बीटा और अल्फा में लड़ाई लड़ रहे थे सर जी। बीटा को अल्फा से भाग दे दो, तो जो आता है वही आवर्धन क्षमता होती है। माने परिभाषा के हिसाब से बोलना हो तो नक्षत्र के तरीके से बीटा और अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। लेकिन बीटा बोलेंगे अल्फा बोलेंगे थोड़ी, बीटा और अल्फा की जो परिभाषा बताई है वो बोलेंगे। मतलब आवर्धन क्षमता यम बराबर अगर बताना हो तो बीटा है, बीटा भी मैंने बताया क्या है, प्रकाशिक यंत्रों द्वारा किसी वस्तु के बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण का आवर्धन क्षमता कहलाता है। तोड़ तोड़ के जोड़ दिए, पहले तोड़ूंगा फिर फोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। देखो बन गया परिभाषा की नहीं? तो यहाँ प्रकाशिक यंत्रों द्वारा किसी वस्तु के बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा, और नीचे का लिख देंगे दर्शन कोण अल्फा। चाहे दर्शन कोण डायरेक्ट लिख दी और चाहे वो परिभाषा मार दी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। अब जिन कहा जय के ना समझ में आए, तो अब ये समझ में आ गया आप सभी को कि क्यों बेटा हमने बीटा अलग बताया अल्फा अलग बताया। नहीं मजाक मत करना, समझ में आ गया। तो एक बार फिर से, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुओं द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा या दर्शन कोण कहलाता है। प्रकाशिक यंत्रों द्वारा किसी वस्तु के बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा कोण कहलाता है। और दोनों का अनुपात परिभाषा कैसे बनेगी? पूरा मिला के घोट के बनाओ क्या है। प्रकाशिक यंत्रों द्वारा वस्तु के बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। इधर क्लियर? मजा आ गई? ठीक। तो ये बच्चों आवर्धन क्षमता
के बारे में जान गए, बीटा और अल्फा के बारे में जान गए। और एक चीज़ बताएं, जब हमको किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता निकालनी होगी तो हम पहले अलग से बीटा निकालेंगे, हमारी मजबूरी है, और फिर अलग से अल्फा निकालेंगे, हमारी मजबूरी है, और फिर दोनों भगिया देंगे। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता आ जाएगी। डेरिवेशन करने का स्टाइल जान लो कि बीटा अलग से निकालेंगे, अल्फा अलग से निकालेंगे, भगा देंगे, दोनों को खट से आ जाएगा। कह दो हाँ। तो अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र का अगर वर्णन करना होगा तो प्यारे साथियों, प्रकाशिक यंत्र का वर्णन इंटर स्टाइल में अलग होता है, हाई स्कूल स्टाइल में अलग है। 10th की क्लास में आप लोग अगर हेडिंग वेडिंग सुनते हो तो सोचते हो कि कह रहे सब तो पढ़े ही नवाज से पहले, नहीं पढ़े हो। जब पढ़ाऊंगा तो कहोगे कि हाँ सर ये सब नहीं पढ़े थे। प्रकाशिक यंत्र गौर फरमाइएगा, का वर्णन करना हो, मेनली दो ही प्रकाशिक यंत्र है, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। इनका वर्णन करना हो अगर तो 3 स्टेप में किया जाता है। पहले किसी भी प्रकाशिक यंत्र का वर्णन करने के लिए रचना या डायग्राम, वह यंत्र किस तरह से बना है, ये बताया जाता है। फिर उसके बाद उस यंत्र की क्रिया विधि, हाउ द प्रोसेस ऑफ वर्क फॉर दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो कैसे वर्किंग करता है, क्रिया विधि, और वो भी किरण आरेख सहित। और तीसरा पॉइंट जो कक्षा 12 में मिल रहा है, आवर्धन क्षमता, उस उपकरण की आवर्धन क्षमता। तो बच्चों, किसी भी प्रकाशिक यंत्र का वर्णन करना रहेगा तो अंकित जी बड़ा मात्रा लगा के पहले उस उपकरण का क्या बताना रहेगा, फिर क्या बताना रहेगा, और प्रकाशिक यंत्र कई थी मेन सूक्ष्मदर्शी और ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जिनके द्वारा अनिंद जोड़ी से छोटी वस्तु का कई गुना बड़ा स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब बनाया जावे, सूक्ष्मदर्शी कहलावे। और ऐसे समस्त उपकरण जिनके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब देखा जावे, दूरमदर्शी कहलावे। अब बच्चों, आपको मैं पहले सूक्ष्मदर्शी का वर्णन कराऊंगा, तो आपके कोर्स में 2 प्रकार का सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, यौगिक या संयुक्त माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, 2 प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों को पढ़ना है आपको। सरल सूक्ष्मदर्शी नामवा ही सारा रहा है तो विचार सरल हो गया। या एक दुनिया में सबसे पहले रोजर बेकन ने सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया था। कौन? रोजर बेकन। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा नक्षत्र कि एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जो किसी वस्तु का 50 गुना बड़ा से 500 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना कर दिखाए। माने बहुत छोटी वस्तु है, उसका जब 50 गुना बड़ा दिखने लगेगा आकार, तो थोड़ा दिखने लगेगी। और ये सूक्ष्मदर्शी कितना बड़ा तक करके दिखा सकता है? 500। तो ऐसे समस्त सूक्ष्मदर्शी जो वस्तुओं को 50 गुना बड़ा से 500 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखाएं, वे जो है सूक्ष्मदर्शी क्या कहलाते हैं? इधर क्लियर? ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जो किसी छोटी से छोटी वस्तु का 50 गुना बड़ा से लेकर 500 गुना बड़ा तक प्रतिबिंब दिखलावें, उन्हें हम क्या कहते हैं? आज आपको सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ाते हैं। तो बेटा, सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या क्या बताएंगे हम? पक्का?
चलो आज बता दीजिए, आज सरल सूत्रदर्शी पढ़ाई। सरल सूत्रदर्शी सिंपल। चलो मजा लेते हैं। क्या पहले रचना क्रिया विधि। देखो ऐसा है बेटा, बड़ी अजीब बात है कि ये नाम इसका सरल सूत्रदर्शी है कि ये इतना ज्यादा सरल है कि हम और आप इसको बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। नाम सरल है तो सरल है तो बने लेवे कर। रचना कैसे होती है? आप अगर कभी बैडमिंटन खेले हो, ना खेले हो तो खेलते हुए देखें, तो बैडमिंटन में एक चीज होती है रैकेट और दूसरी होती है चिड़िया, दो ही चीजें तो होती हैं। तो बैडमिंटन का सकल सूरत याद करो, मन में याद करो बैडमिंटन कैसे होता है। याद आया? होता क्या है राजा, एक धातु का गोल फ्रेम होता है, उसमें हैंडल लगा होता है और इस गोल फ्रेम में तार की जाली बनी रहती है। प्लास्टिक के तार की या जो है लोहे के तार की क्या रहती है? जाली। और इसे आप क्या कहते हो? रैकेट। ऐसे होता है। अब अगर हम वैसे ही रैकेट लें, माने प्लास्टिक का या धातु का एक गोल गोल फ्रेम लें और हैंडल लगाए रखें और इस फ्रेमवा में तार की जाली के बजाय एक जो है छोटा सा नन्हा सा कम द्वारा कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस फिट कर दे, बन गया सरल सूत्रदर्शी। यही है सरल सूत्रदर्शी। समझ आया? प्लास्टिक या धातु का क्या होगा? हैंडल युक्त, और इस गोल फ्रेम में क्या लगा दिया जाए? उत्तल लेंस, कम द्वारा कम फोकस दूरी का। तो यही क्या बन गया? सरल सूत्रदर्शी। अब आप याद करो दिमाग में कि ऐसी चीज तो आपने देखा है अपने जीवन में, सच में देखा है। अगर महंगी वाली ज्योमेट्री बॉक्स खरीदो जो थोड़ा महंगी होती है, तो उसके अंदर कभी कभी एक प्लास्टिक का पीले पीले कलर का हैंडल लगा हुआ और प्लास्टिक का ऊपर जो है कवर लगी हुई दिखा रहता है, लेंस लगा रहता है ऊपर, वही है सरल सूत्रदर्शी। या जो बायो वाले बच्चे इंटर में बायो पढ़ते हो, डिसेक्शन बॉक्स जो होता है, स्लाइड व्लाइड वाला बॉक्स जिसमें कैंची पैंची सब रखी रहती है, उसमें भी रखा रहता है। या आप अगर कभी मेडिकल स्टोर वगैरह जाओ या जनरल मर्चेंट की दुकान पे जाओ, तो उसका जो दाम प्रिंटेड लिखा रहता है, बड़ा नन्हा नन्हा रहता है। तो दुकान वाला इसे निकालता है, एक डंडा युक्त ऊपर लेंस बड़ा लगा रहता है, उसमें से लगा देखता है, 45 रुपये 95 पैसे बाद पढ़ देता है। तो वो है क्या? सरल सूत्रदर्शी। या आप टीवी पे प्रचार देखते हो दांत उठकर, तो डॉक्टर साहब से सफेद गाउन पहने आला वाला लगाए रहा थे और एक चीज से हैंडल पे जो ना लोहे के ऊपर जो दिखा रहा में लोहे के फ्रेम रहता है और मैं लेंस लगा रहा दांत क्या देखिए आपके दांतों कितने वायरस है, कीड़े दिखाते हैं, कोलगेट करिए साफ एकदम चमचमा। तो अब वो क्या है? सरल सूत्रदर्शी। या आप घड़ी साज की दुकान पे जाओ, कहाँ? जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, अगर कभी घड़ी बनवाने गए हो, वैसे मुश्किल है सब लोग गए हो, तो घड़ीवा वाले घड़ीवा ले थे, हाथों में धारा थे और अखिया में की ढक्कन लगा होता है। पेन कैसे पेन की तरह ढक्कन रहता है, ढक्कन प्लास्टिक से निकला रहता है, अखिया में से फंसा गए थे, ऐसे ढक्कन इस रहा था, अगवा में लेंस लगा रहा, हुआ सरल सूत्रदर्शी। और इसे देखा था तो घड़ीवा क्या औजार हुआ सब बड़ा बड़ा दिखा था नट बोल्ट, और फिर कचकस का कस कहीं थली था तो ढील था, तो वो क्या है जो अखियों में ढलका लेते हैं। तो अब आप समझ गए, क्या समझ गए? सरल सूत्रदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा किसी छोटी से छोटी वस्तु का 50 गुना बड़ा से लेकर 500 गुना बड़ा तक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यह उपकरण ज्योमेट्री बॉक्स में, डिसेक्शन बॉक्स में, जनरल मर्चेंट या मेडिकल स्टोरों पर, घड़ी साज की दुकानों पर पाया जाता है। इस उपकरण में प्लास्टिक या धातु का एक गोल फ्रेम जिसमें और इस गोल फ्रेम में कम द्वारा और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यही क्या होता है?
प्लास्टिक या धातु का क्या है? बोल फ्रेम। हैंडल युक्त दिख रहा है, पेंसिल से सेट करता है। और इसी में कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक क्या लगा रहता है? यही क्या है हमारा? कोई दिक्कत? समझ आया? हो गया कि नहीं? तो क्या चीज पता लगा गई है? रचना। अब क्या बताए? क्रिया विधि। बड़ा मजेदार है। जिस सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना होता है उसे सरल सूक्ष्मदर्शी के बहुत नजदीक रखते हैं। माने देखा तो ना यार, ऐसे लगाए तो देखा जाता है। तो माने जिस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना हुए है उस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के बहुत, ठीक है, कहाँ रखते हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। तो ऐसे फोटो बनती है। देखो चलो इधर, कम द्वारा कम फोकस दूरी का क्या है? ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाला दिखाई दिया कि नहीं सबको? ये इसका मुख्य दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है कहीं प्रथम फोकस होगा, यहाँ 2f1 होगा, आप जान रहे हो, यहाँ पर कहीं f2 वगैरह होगा। ऐसे तो होता है। जिस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना होता है उस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के बहुत नजदीक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में समायोजित करते हैं। यहाँ रख दिए। तो ये वस्तु ए भी है कि नहीं बेचारी? अब क्रिया विधि देख रहे हो ना, जब कोई वस्तु लेंस के सामने रखी जाती है तो दो प्रकार की प्रकाशिक किरणें लेंस पर आपतित होती हैं, अपवर्तन के बाद उनका प्रतिबिंब बनता है। तो आप समझ रहे हो एक किरण कैसे चली? मुख्य अक्ष के समांतर। अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? द्वितीय फोकस से गई कि नहीं गई? दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? दोनों कहीं कट रही है? कहीं नहीं कट रही, कहीं आगे जो है कट नहीं रही है। पीछे बढ़ाएं तो ये काटेंगी एक दूसरे को न, तो पीछे क्यों बढ़ा? दोनों कट गई कि नहीं? जहां कट गई वही वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। देखो कैसे बना, बड़ा सीधा आभासी। ए डैश समझ आया? और बच्चों यही तो क्रिया विधि हो गई। जिस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना होता है उस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के बहुत निकट लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखते हैं। एक किरण मुख्य के समांतर चलती है, द्वितीय फोकस से जाती है। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से चलती है, उसी मार्ग से आगे बढ़ जाती है। दोनों किरणें पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को ए डैश पर मिलती हैं। वस्तु का बड़ा वस्तु से सीधा और आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। और यह प्रतिबिंब यहाँ आप जो है नेत्र लगा के देख लेते हैं। कोई दिक्कत? दिखाता है ना? ठीक है। तो अब जैसा कि स्वाति नक्षत्र ये जान रहे हो, रचना वो होंगे, क्रिया विधि होंगे। अब जरूरत क्या था? कहा है आवर्धक क्षमता या बराबर का होता है? बीटा पाना, बीटा हेरी और बीटा देखा। बीटा का होता? परिभाषा याद करा, प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना को। तो प्रकाशिक यंत्र ये है, वस्तु ये बाटी,
प्रतिबिंब ये है, ए जौन कोण बनो तो ना मजा है। तो ए डैश बी डैश देखा यह कोण बनवत बा, यह कोणा बीटा। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश द्वारा नेत्र पर बना कोण। फोटो देखते बताओ, यही बीटा है और यही ए ओ बी है, इस त्रिभुज में भी है। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये क्या है? वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, किस अक्षर से लिखी जाएगी? और ये क्या है? मजा आया? अगर हम त्रिभुज ए बी ओ में चले, त्रिभुज tan निकाले इसका, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे ओ बी। हाँ, अगर लेंस छोटा है तो कोण भी छोटे होंगे, और जब कोण छोटे रहते हैं तो मैथ याद करो, त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाते हैं नहीं। तो tan थीटा क्या उठेगा? केवल थीटा। यहाँ ओ बी माने ओ से बी नहीं मजा आया? अल्फा निकाले, बीटा पा गया कि नहीं? अल्फा परिभाषा याद करो, क्या है जीवन में अल्फा परिभाषा? स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर। माने ये वस्तुया जो है, ऐसे वस्तुया ए बी अखिया पे जो कोण बनवाए वह अल्फा की ना है, लेकिन वस्तुया कितने दूरी पर है? डी दूरी पर। जब वस्तु स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर होती है तो वो नेत्र पर जो कोण बनाती है वही तो अल्फा होता है। बीटा ढूंढ लिया हूं, किस त्रिभुज से देखो, tan अल्फा बराबर लंब बटे तो ए बी बटे, इधर क्लियर। छोटा होगा तो अल्फा आ जाएगा, किसका किसका मान आ गया? नहीं मजाक मत करना, हमसे पसंद नहीं हमको। किसका किसका मान आ गया? पक्का विश्वास है? इसलिए यम बराबर क्या सूत्र होता है? तो यम बराबर बीटा जगह अल्फा जगह ए बी कट गिरना है, मजाक जिन कर जाए करता ही ए बी नीचे कहा माने सूत्र आ गया कि ना, डेरिवेशन हो गया ना। तो हमेशा जान लेना जो है सुसिम्प्ति कि आवर्धन क्षमता का इसी तरह से सूत्र आता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया विधि समझ में आई कि जब जो है प्रकाशिक यंत्र माने लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच कोई वस्तु ए बी स्थित होती है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है लेंस के द्वितीय फोकस से, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से, दोनों पीछे बढ़ाए जाने पर ए डैश पर कटती है। वस्तु से बड़ा आभासी सीधा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनिंग। और अब ये क्रिया विधि हो गई, ए बी की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी। इतना मजा आया? तो उसके बाद हमको जो है बीटा और अल्फा ढूंढना है। तो ये अंतिम फोटो दिख रही है या और कोई फोटो है? तो यही तो नेत्र पर कोण बना दे तो वही तो बीटा है, परिभाषा बताए हैं। तो ये देखो नेत्र पर ये यहाँ ओ पर दिखाई दे रहा है बीटा, इधर क्लियर। और ए बी ओ में भी बीटा है, तो tan बीटा बराबर ए बी बटा ओ बी माने बीटा निकाल दिया। अल्फा परिभाषा बताया जा चुका है कि स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु जो कोण बनाए, हमेशा हर डेरिवेशन में अल्फा ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेगा अल्फा अलग से, तो उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वस्तु स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं रखती है, वस्तु लेंस के सामने रखी है, इसको अलग से निकालना पड़ेगा बना के फोटो। तो इसलिए समझा दिए क्या है अल्फा। तो tan अल्फा बराबर इतना, अल्फा बराबर इतना, तो तुरंत एम का मान आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये डेरिवेशन नहीं होगा,
यम बराबर आ गया, बट ये पूरे डेरिवेशन नहीं है। हर डेरिवेशन में 2 लाइन आगे बढ़ेंगे। जब डेरिवेशन आ जाएगा तो हर डेरिवेशन में 2 लाइन सुन लो क्या क्या। ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना है ये 2 जगह बन सकता है। या तो ये प्रतिबिंब अनंत पर बने, माने बहुत दूर बने, या हो सकता है कि यह प्रतिबिंब हमारी आंख की d दूरी पर बने, हमें दिखाई दे। तुम्हारे अंतिम प्रतिबिंब बनने की क्या कंडीशन? 2 कंडीशन। या तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और या तो प्रतिबिंब d दूरी बनेगा। हर डेरिवेशन में 2 डेरिवेशन लगाओगे, इसके बाद 2 कहानी माने 2 पार्ट करके। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, पहला पार्ट, और दूसरा यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, हर डेरिवेशन में। तो इसमें भी करते हैं, तो चलो इसमें देखो। नंबर 1, हालांकि डेरिवेशन हो गया लेकिन चले 2 पार्ट। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने। और एक चीज सुन लो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसे श्रांत नेत्र अवस्था कहते हैं। बोर्ड पर लिखा है श्रांत नेत्र अवस्था। कभी कभी अनंत पर ना बनने कह देता है कि श्रांत नेत्र अवस्था में, माने अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना है? अनंत। ठीक है, तो यहां देखो प्रतिबिंब v बराबर कहां बन रहा है ना? अच्छा एक चीज ये बताओ, बुझौलिया बुद्धि के चीज कि जब कौनो वस्तु नेत्र के सामने रखी बा और फोटोइया अनंत में बनत बा, ठीक है, मतलब हम समझ जाए चाहिए कि वस्तुइया धरी कहाँ बा, फोकस पे धरी बा। काहे? अनंत में प्रतिबिंब तभी बना था जब वस्तु कहाँ पर हो था? नहीं याद है? बताए नहीं है? तो इसका मतलब जो है वस्तु कहाँ पर रखी है? ठीक है ना? अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो ये जो वस्तु है नेत्र लेंस के कहां पर है? यही तो लेंस के फोकस पर है कि नहीं? क्योंकि फोकस पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब ही अनंत पर बनता है। समझ आया कि नहीं? तो आवर्धन क्षमता निकालो, m बराबर क्या सूत्र आया है? तो d/u की जगह क्या लिख दोगे? डेरिवेशन हो गया। u की जगह क्या लिख दोगे? क्योंकि u f आ गया है ना, सूत्र हो गया कि नहीं? तो ये श्रांत नेत्र की कंडीशन में सरल सूत्रदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन आ गया। और बच्चों ऐसे सवाल दे देता है, एक सरल सूत्रदर्शी में लगे लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता बताओ, कैसे निकालोगे? तुरंत -d/f। डी की जगह क्या लिख दोगे? 25, f की जगह 5, उत्तर आया -5। धड़ाक से आ जाएगा कि नहीं? कक्षा 10 में इस फार्मूले को देखे हो, डेरिवेशन नहीं देखे हो, करा दिए डेरिवेशन। एक और सूत्र देखे हो, देखो अभी अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? कहां पर बने अंतिम प्रतिबिंब? डी पर बने। स्पष्ट दृष्टि के इधर देखो, u बराबर d। अंतिम प्रतिबिंब कंडीशन लगा रहा है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। प्रतिबिंब कहां पर बने? स्पष्ट दृष्टि, यही तो कह रहा है। तो देखो सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहां ध्यान दीजिए जरा, पहली कंडीशन हमने बताया आपको कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। डेरिवेशन समझा रहा हूं, ध्यान से मन लगा समझो, जहां ना समझ में पूछो, क्योंकि इंटर में डेरिवेशन करने को होता है, समझे? हाई स्कूल वगैरह में आप डेरिवेशन नहीं करे हो, डायरेक्ट सूत्र पढ़े हो। बड़ा मजेदार स्टाइल बता रहे, कभी जिंदगी में कोई नहीं पढ़ाएगा। ध्यान दो, अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बन रहा था तो माने वस्तु दूरी फोकस हुई, तो जहां यूं था वहां आप लिख दिए, डायरेक्ट काम हो गया। लेकिन अब क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, माने ये जो v है यही क्या हो? d। तो हम तो यू भी अपने सूत्र पढ़े हैं, 1/f बराबर, ऐसे हर डेरिवेशन लगाएंगे जैसे यहाँ कर रहे हैं, अच्छे समझ लो, समय आ जाएगा। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u पढ़े हैं। चलो
1/f बराबर 1/b की जगह क्या लिखेंगे? अब -1/u, यू देखो इधर होता है तो माइनस में रहता है, d से गुणा कर दे पूरी तरह। किससे गुणा? तो देखो ये d आ गया, ये d कट गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस d अपान यू। नहीं समझ में आया? तो d अपान यू बराबर क्या होगा? ये पूछे तो ये इधर आ जाएगा। तो m बराबर, हमको तो आवर्धन क्षमता चाहिए, m बराबर क्या है? माइनस d अपान यू का वैल्यू नहीं डालिए, क्या आया? अगर आप लोग कक्षा 10 में सीरियसली पढ़े होंगे तो ये सूत्र आपने देखा होगा कि सरल सूत्रदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + d/f और स्थिरांक मेथ के लिए m बराबर d/f। देखो दोनों सूत्रों में क्या फर्क है? ये एक बढ़ गया है, वो एक कम है, बस यही इतना फर्क है। तो डेरिवेशन हमने निकाल के दिखाया। सरल सूत्रदर्शी नाम ही सरल है तो डेरिवेशन भी सरल है, संयुक्त सूत्रदर्शी नाम कठिन रहेगा तो उसका डेरिवेशन कठिन रहेगा। हमको बेटा 3 डेरिवेशन इसके अलावा और पढ़ाने हैं, संयुक्त सूत्रदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। कल जो है हो सका था लेसन हम खत्म करे के प्रयास करी, 6:30 से क्लास रहे। तो यहाँ ध्यान से समझ रहे हो ना? सरल सूत्रदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता सूत्र आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया ना?